सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद बे। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया के हल्ला बोल की। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग में पड़ी फूट की। देखेंगे एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया जवाब। क्यों आमने सामने आए ममता सरकार और चुनाव आयोग। जानेंगे कैसे मांझी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजेडी सांसद मनोज झा की चुनाव आयोग को चेतावनी। बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में जा रही है चीजें, देखकर फैसला ले चुनाव आयोग। वोट चोरी को देशव्यापी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 11 अगस्त को होगी कांग्रेस की अहम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देश भर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। पीएम मोदी, राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राखियों और मिठाइयों से गुलजार रहा बाजार। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मांग नहीं माने जाने पर 20 अगस्त को फिर होगी बैठक। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। राहुल से भले ही वो सबूत मांग रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में राहुल के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल ने जो एटम बम फोड़ा है उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं दिख रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ने पूरे देश में हल्ला बोल करने का फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो एटम बम फोड़ा है उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है, लेकिन देश की जनता जरूर इस मामले में राहुल गांधी के साथ खड़ी होने को तैयार दिख रही है। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उसका मजबूती से समर्थन कर रहा है और अब 11 मार्च से चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं की तर्ज पर लड़ाई लड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं उसे लेकर एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को अब इसे लेकर पूरे देश में कार्यक्रम करना चाहिए। वोट चोरी बड़ा अपराध है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हमें और सचेत रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग मुझसे आकर मिले। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। अगर हमें मौका दिया जाएगा तो महाविकास अघाड़ी को 160 सीट जिताकर दे देंगे। मैंने उनकी मुलाकात राहुल गांधी से कराई। राहुल ने कहा कि इस तरह से हमें सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि हम जनता के बीच जाएंगे। पवार का इशारा सीधे सीधे धांधली की तरफ था। यानी राहुल ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस जनता के वोट से जीतेगी, जबकि बीजेपी की जीत कैसे हुई ये देश देख चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर ही जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं उससे सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। और अब इस पर पूर्व मुख्य आयुक्त ओपी रावत, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त आजाद के बयानों ने विपक्ष के इन आरोपों को और बल दे दिया है, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ कहा है इन पूर्व अधिकारियों ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों से बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पहले से ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब इस मामले में चुनाव आयोग में फूट दिखाई देने लगी है। मौजूदा वक्त में जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है उस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर एक शिकायत दर्ज करेंगे। जब मैं वहां था तो हमारी पॉलिसी यही थी कि अगर किसी वरिष्ठ नेता ने कोई मुद्दा उठाया है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी फौरन जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसे आम लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि इस संस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने भी कहा है कि आखिर देश में ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्य चिंता व्यक्त करेंगे और राहुल के साथ मिलकर चुनाव आयोग से पूछेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन जवाब देखिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन जाने कि धोखेबाज मतदाताओं ने किसे वोट दिया, उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र को क्यों चुना। एक और धोखाधड़ी के तथ्य, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग कहता है कि शपथ लेकर बताइए। चौंकाने वाला। यही नहीं, कई पूर्व नौकरशाहों ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से सवाल किए हैं और कहा है कि आखिर आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र क्यों मांग रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है, देता भी है या नहीं।
चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। विपक्ष के साथ ही पूर्व चुनाव आयुक्त भी उसके रुख को देखते हुए चिंता जता रहे हैं। बिहार में जारी वोटर स्कैम वेरिफिकेशन लीडर को लेकर तो राजीव सुप्रीम कोर्ट कुमार, ने भी मोदी, आयोग से शाह, जवाब ईडी। मांग लिया, जिस पर अब चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। लेकिन आरोपों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। आरजेडी का दावा है कि चुनाव आयोग केवल लोगों को गुमराह कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर सवाल गहराते जा रहे हैं। बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग वोट काटने की कोशिश कर रहा है। और पहले चरण में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई, उसमें 65 लाख लोगों के नाम हकीकत में काट दिए गए, जिससे विपक्ष के इन आरोपों को और बल मिल गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। 9 अगस्त तक चुनाव आयोग को सभी 65 लाख लोगों के नाम देने को कहा गया था, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा गया। और अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो या तो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वो ही सवाल किए थे जो विपक्षी दल कर रहे थे। विपक्षी दलों ने काटे गए नामों की कैटेगरी वाइज सूची मांगी थी, लेकिन अब तक ये सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर भड़कते हुए आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से 22,34,501 ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम हटा दिया गया है, तो विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र संख्या सहित उनका नाम देने में क्या आपत्ति? मतदाताओं के नाम कैटेगरी वाइज क्यों नहीं दिए जा रहे? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों का दावा या आपत्ति नगण्य है, यानी चुनाव आयोग अब चौतरफा घिरा हुआ है। बिहार से लेकर बंगाल तक हर जगह एसआईआर प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। बिहार में तो बवाल थमा भी नहीं था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल अभी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब उसने बंगाल के मुख्य सचिव को आदेश मानने के लिए 11 अगस्त की डेडलाइन दे दी है, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव गहराता जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी के सार्वजनिक ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को एक नया नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश का पालन करने के लिए 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक की डेडलाइन दे दी है। दरअसल ये नोटिस सीएम ममता बनर्जी की तरफ से नौकरशाही के अधिकारियों के पहरेदार के तौर पर खड़े होने के ऐलान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो निलंबन आदेश का पालन नहीं करेंगे। आयोग ने 5 अगस्त को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों के बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा के जारी नए नोटिस में मुख्य सचिव को सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जल्द से जल्द कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर भी कहा था। ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच का ये टकराव अब क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। चुनाव आयोग के इस कदम से ममता सरकार के साथ टकरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, तो तनाव बिहार एनडीए में भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे से नदारद रहे, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का उनके घर जाकर मांझी से मुलाकात करना इन अटकलों को बल दे रहा है। तो क्या मांझी को मनाने पहुंचे सम्राट चौधरी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई पार्टियां बीजेपी से नाराज चल रही हैं। इनमें से ही एक नाम जीतन राम मांझी का है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी का दौरा किया, जहां नीतीश कुमार भी पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम से जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस घटना ने अटकलों को हवा दी है कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी बीजेपी से नाराज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद मांझी को मनाने के लिए उनके पटना वाले आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। इस बैठक में जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद थे।
हालांकि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष सुमन ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 अगस्त को गया जी दौरे और आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। लेकिन इस सफाई के बावजूद अंदरूनी हलकों में ये चर्चा गर्म है कि मांझी बीजेपी से खासे नाराज चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मांझी की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिससे दोनों दलों के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती है तो जीतन राम मांझी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके पास दो विकल्प हो सकते हैं, या तो वे अकेले चुनाव लड़े या फिर महागठबंधन में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी मांझी को मनाने में सफल होती है या फिर मांझी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। क्या मांझी बीजेपी से नाराज है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रहा है। तो सवाल जगदीप धनखड़ को लेकर भी बने हुए हैं। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया। लेकिन एक सवाल जो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो ये है कि आखिर अब जगदीप धनखड़ कहां है? और अब यही सवाल राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। You have more data than ever. पद से अचानक इस्तीफे के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन एक सवाल जो रह रहकर सियासी गलियारों में उठ रहा है वो ये है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं और क्या वो सुरक्षित हैं? इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है कि क्या ये बताया जा सकता है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं? सिब्बल ने लिखा, क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंतित होना चाहिए। कपिल सिब्बल का सवाल और चिंता वाजिब भी है, क्योंकि देश के सबसे अहम संवैधानिक पदों में से एक पर बैठे व्यक्ति का अचानक गायब होना सामान्य नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की कवायद भी तेज कर दी गई है, जिसका चुनाव 9 सितंबर को होना है। इन सब के बीच जगदीप धनखड़ की चुप्पी और कपिल सिब्बल के सवाल ने इस पूरे मुद्दे को और भी सनसनीखेज बना दिया है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अचानक 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो चला है। अब कपिल सिब्बल के इस सवाल से इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या अमित शाह वाकई कपिल सिब्बल को उनके सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं? ये तो देखना होगा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया, तो देश की राजनीति से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने देश के 300 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिसके बाद देश में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है। तो वही राष्ट्रीय पार्टियां 6 ही बची हैं। इस फैसले से देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। तो क्यों लिया चुनाव आयोग ने ये फैसला? क्या है इसके पीछे की वजह? जानेंगे इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस वक्त एक खबर से देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 334 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया है। इस फैसले से देश में अब क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। वहीं इसके बाद अब देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां ही बची हैं, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जिन 6 पार्टियों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बरकरार रखी है उनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग का यह कदम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत लिया गया है। जिन पार्टियों ने लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा या अपने पते और पदाधिकारियों की जानकारी में बदलाव की जानकारी नहीं दी, उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। बीजेपी का सिंबल ले लो, प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 345 पार्टियों की जांच करने का निर्देश दिया। जरूरत नहीं है देश के बाद इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि 334 दल तय शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को भारतीय निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक सबसे अच्छा होगा माना जा रहा है। लेकिन अब इस फैसले से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज
भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। वैसे देश में दो राष्ट्रीय भाई बहन का भी बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये दोनों ही आजकल मोदी सरकार के बारे में जितने भी स्कूप हैं वो काफी उजागर कर रहे हैं। पार्लियामेंट में स्कैम ओपन। उनके बयानों की काफी चर्चा हो रही है।